नमस्कार। ईपीएस प्राइम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन आवाज़ों की जो वक्त के शोर में कहीं दब सी गई हैं। ये आवाज़ें उन लाखों बुजुर्गों की हैं जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्ण काल इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज अपने ही हकों के लिए, एक सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े उन 78 लाख पेंशन भोगियों की जिनकी आंखों में उम्मीद की लौ अब भी टिमटिमा रही है। उनकी कहानी सिर्फ कम पेंशन की नहीं, बल्कि टूटते वादों, अनसुनी अपीलों और उस अंतहीन इंतजार की है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी भारी होता जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा का ताना बना किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आईना होता है, जिसका मूल उद्देश्य उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है जो अपनी मेहनत और पसीने से देश की अर्थव्यवस्था को सींचते हैं। लेकिन क्या यह सुरक्षा महज कुछ 100 या 1000 रुपयों के मासिक भत्ते तक सीमित है? क्या यह राशि आज की कमरतोद महंगाई में एक बुजुर्ग व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी, जरूरी दवाइयां और एक गरिमापूर्ण जीवन दे सकती है? यह सवाल आज देश के लगभग 78 लाख वरिष्ठ नागरिक पूछ रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी पेंशन की राशि आज भी 1000 रुपये के न्यूनतम आंकड़े पर अटकी हुई है, जो किसी भी दृष्टिकोण से अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। लेकिन आज इस निराशा के घने बादलों के बीच उम्मीद की एक किरण फूटती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी बद्दी खबर जो इन पेंशन धारकों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। विशेषकर उन 40 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिनकी मासिक पेंशन आज भी 1500 रुपये के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। सरकार की ओर से एक ऐसा आश्वासन मिला है जो अगर हकीकत में तब्दील होता है तो लाखों परिवारों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस नई और बढ़ी हुई पेंशन को पाने के लिए आपको क्या जानना और क्या करना जरूरी है। इस कहानी की जड़ीबूटियां बहुत गहरी हैं। पिछले 1 दशक से अधिक समय से ये पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर एसडीडी डामिकों पर हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अपनी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई को नेतृत्व दे रही राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। उनका यह कहना कि सड़ढ़े सड़ढ़े मरने से तो अच्छा है कि लड़ढ़ते लड़ढ़ते मर जाएं, इन बुजुर्गों के भीतर सुलग रही आग और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह महज एक नारा नहीं, बल्कि उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो व्यवस्था की उदासीनता ने उन्हें दी है। सालों से चल रहे इस संघर्ष में कई पेंशन भोगी दुनिया छोड़ ढाच कर चले गए, इस उम्मीद में कि शायद उनके जाने के बाद उनके परिवार को कुछ बेहतर मिल सकेगा। इस संघर्ष की ताज़ा गूंज हाल ही में कर्नाटक के सांस्कृतिक शहर मैसूर में सुनाई दी। मंगलवार को राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल मैसूरू बल्कि मांडिया, चामराजनगर और कोडागू जैसे पड़ोसी जिलों से भी हजारों की संख्या में पेंशन भोगी शामिल हुए। उनका जोश और उनकी आंखों की उम्मीद यह बताने के लिए काफी थी कि वे अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। इस सम्मेलन का मंच एक बार फिर उन्हीं पुरानी लेकिन जायज मांगों को दोहराने का साक्षी बना। मांगें बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत हैं। हर महीने न्यूनतम 7500 रुपये की पेंशन जो महंगाई की दर के साथ बढ़ती रहे, यानी उस पर महंगाई भत्ता का प्रावधान, और सबसे जरूरी सभी पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी, अपने जीवन के 30 से 35 साल किसी संस्थान को दिए हों, आज उसे बुढ़ापे में अपनी दवाइयों के लिए भी सोचना पड़ रही है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। इसी दर्द को समझते हुए समिति ने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी का निधन हो जाता है तो उसके नामांकित व्यक्ति यानी पति या पत्नी को उसकी पेंशन का केवल आधा हिस्सा ही मिलता है। ये राशि पहले से ही कम होती है और आधी होने के बाद तो यह लगभग न के बराबर हो जाती है। समिति की मांग है कि इस अमानवीय नियम को बदला जाए और नामांकित व्यक्ति को पूरी पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वह अपना शेष जीवन सम्मान के साथ गुजार सके। अब आते हैं उस बड्डी खबर पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था।
खबर यह है कि पेंशनधारकों की यह आवाज अब संसद के गलियारों में गूंजने लगी है। हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान यह मुद्दा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के संज्ञान में लाया गया। बताया जा रहा है कि पेंशनधारकों द्वारा लिखे गए 11 लाख से अधिक पत्र कैबिनेट की बैठक में रखे गए, जो इस आंदोलन के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। इन पत्रों में केवल मांगे नहीं, बल्कि लाखों बुजुर्गों का दर्द, उनकी तकलीफें और उनकी उम्मीदें थीं। इसी दबाव और पेंशन भोगियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी महीने पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और इससे जुद्धा बजट सभी पेंशन धारकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह घोषणा विशेष रूप से उन 40 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में देखी जा रही है, जिन्हें वर्तमान में 1500 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। यह आश्वासन हवा में नहीं दिया गया है। इसके पीछे राष्ट्रीय आंदोलन समिति और श्रम मंत्रालय एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के बीच हुई हालिया बैठकों की एक श्रृंखला है। मैसूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास जताया कि इन बैठकों का परिणाम सकारात्मक होगा और सरकार जल्द ही पेंशन भोगियों के हक में कोई बद्धा फैसला ले सकती है। अधिकारियों से मिले इसी आश्वासन के बाद समिति ने अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित एक बड़ी हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह एक रणनीतिक कदम है, जो यह दर्शाता है कि समिति सरकार को अपनी बात पर अमल करने का एक मौका देना चाहती है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन भी है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन मिला हो। पेंशन भोगियों को आज भी वह वादा याद है जो स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में कमांडर अशोक रावत को दिया था। वह वादा भी आज तक हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। इसलिए इस बार के आश्वासन पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना जल्दबाजी होगी। पेंशन भोगी उम्मीद और आशंका के बीच झूल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार शायद सरकार उनकी पीड़ा को समझेगी, लेकिन पिछले अनुभवों की कड़ी ढहवाहट उन्हें आशंकित भी कर रही है। इस पूरे मामले में एक और पेंच है, और वह है उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आया उच्च पेंशन का विकल्प। सिद्धांत रूप में यह एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है, जो कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक उच्च पेंशन राशि प्राप्त करने का अवसर देता है। मैसूर सम्मेलन में एनएसएससी के मैसूर डिवीजन के उपाध्यक्ष श्री हचप्पा ने इस मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल और अस्पष्ट है कि आम सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए इसे समझना लगभग असंभव है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस विकल्प को चुनने के बाद अंतिम पेंशन राशि कितनी बनेगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इस वजह से बहुत कम लोगों ने ही व्यक्तिगत स्तर पर लागत लाभ का विश्लेषण करने के बाद इस विकल्प को चुना है। यह स्थिति ईपीएफओ की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ी से करती है कि एक लाभकारी योजना को इतना जटिल क्यों बना दिया गया है। सम्मेलन के दौरान एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया। वक्ताओं ने बताया कि आज भी देश में ऐसे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि वे ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। जानकारी के अभाव में वे उस न्यूनतम पेंशन से भी वंचित हैं जिसके वे हकदार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैसूर सम्मेलन का एक उद्देश्य पेंशन भोगियों को इस प्रक्रिया के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना भी था, ताकि कोई भी अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार को सोचने और कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा दे दी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 अक्टूबर तक उनकी 4 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद समिति का डीडीडीएच कदम उठाने के लिए बाध्य होगी, जिसमें देशव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं। यह एक तरह का अल्टीमेटम है जो दर्शाता है कि अब इन बुजुर्गों के सब्र का बांध टूट रहा है। इस पूरे संघर्ष में जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन नायकों का उल्लेख करना भी जरूरी है जो गुमनाम रहकर इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। मैसूर में हुई बैठक में अश्विनी पांडे, विनोद कुमार शर्मा, जयप्रकाश दुबे
रामनारायण विश्वकर्मा, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संजय बेंचुरा, महेंद्र कुमार पांडे, गंगा प्रसाद, गोपाल प्रसाद, नसरुल्लाह खान, चंद्रभान राय, मूर्ति प्रकाश नायक और मनन सिंह जैसे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। चंद्रशेखर पाठक द्वारा संचालित इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि यह लड़ाई अब कुछ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अंत में आइए इस पूरी स्थिति का सार समझते हैं। एक तरफ देश के वो 78 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में समर्पित कर दी और आज अपने बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मांग रहे हैं। उनकी मांगें कोई अनुचित मांगें नहीं हैं, बल्कि न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई से सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतें हैं। दूसरी तरफ सरकार है, जिसके पास वादों और आश्वासनों का एक लंबा इतिहास है, लेकिन ठोस कार्रवाई का अभाव है। हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन एक नई उम्मीद जगाता है, लेकिन यह उम्मीद कितनी खरी उतरेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 15 अक्टूबर की तारीख अब दूर नहीं है। गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में है। क्या सरकार इस बार अपने वादे को निभाएगी और उन 40 लाख पेंशन भोगियों के अंधेरे जीवन में रोशनी की एक किरण लाएगी, जिन्हें 1,500 रुपये से भी कम में गुजारा करना पड़ DDH रहा है? क्या वह उन 78 लाख बुजुर्गों की आंखों में देख पाएगी और उन्हें यह विश्वास दिला पाएगी कि यह देश उनके योगदान को भूला नहीं है? या फिर यह आश्वासन भी एक और जुमला बनकर रह जाएगा और इन बुजुर्गों को अपने हाकों के लिए लड़ते लड़ते ही दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा? पूरा देश देख रहा है और EPS 95 के पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे फैसले का जो उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके और उन्हें वह सम्मान दे सके जिसके वे सही मायनों में हकदार हैं। EPS प्राइम भी इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए रखेगा और हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।